हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि यूपी ट्रिपल एस सी मेन एग्जाम यानी मुख्य सेविका आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जाके जुड़ जाएं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और जो लोग प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट देख लेंगे, वहाँ आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सभी क्लासेस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 महीने से 1 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन कितने मिली या किग्रा पानी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन देख लीजिएगा, 70 मिली किग्रा, 100 मिली या फिर 120 मिली या फिर 200 मिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना होगा कि 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, इनके बीच जो बच्चे आते हैं उन्हें कितने पानी की आवश्यकता होती है पर डे। तो ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी, 100 मिली या फिर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा। जन्म से लेकर 6 माह तक एक शिशु को दैनिक कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? आपको बताना है, यानी जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है जन्म से लेकर 6 माह तक के शिशु को, वो कितनी होती है आपको ये बताना होगा। ऑप्शन है 1 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी या फिर 12 किलो कैलोरी या 20 किलो कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 12 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये भी आपका मानक पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में, कि दैनिक आवश्यकता जो होती है वो किलो कैलोरी या किलोग्राम में पूछा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि किस उम्र के बच्चों को कितनी आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गर्भावस्था के समय अवधि जिसे तृतीय तिमाही कहा जाता है, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर। इंग्लिश में बात की जाए तो पूछा जाता है, कभी कभी लिखा होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है उससे वो किसे कहा जाता है, यानी कि कौन सी स्टेज होती है या फिर उसकी अवधि क्या होती है। ऑप्शन है 29 से 40 सप्ताह, 20 से 32 सप्ताह, 20 से 36 सप्ताह या फिर 36 से 40 सप्ताह। तो तृतीय तिमाही जो होती है यानी थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो आपका 29 से 40 सप्ताह होता है। सेकेंड हमने इसके पहले की क्लास में बताया था, उसमें 13 से लेकर 28 सप्ताह जो होता है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है आपका। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो आपका गर्भावस्था से लेकर 12 सप्ताह का समय जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा रुबेला इंट्रायूट्राइन फेटल संक्रमण का परिणाम है? यानी रुबेला इंट्रायूट्राइन जो फीटस संक्रमण होता है वो कौन सा है? ऑप्शन है जन्मजात बहरापन, जन्मजात हृदय बीमारियां, मोतियाबिंद या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है फीटल संक्रमण के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है सीमा शुल्क, अनौपचारिक नियंत्रण, परंपरा अनौपचारिक नियंत्रण, उपहास प्रत्यक्ष नियंत्रण या फिर संस्कार अनौपचारिक नियंत्रण। यहाँ तो सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये है आपका उपहास प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है किसी भी चीज़ का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन है आंदोलन, प्रगति, विकास वर्ग या फिर संघर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
यानी प्रगति जो है वो आपका योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। यह परिभाषा किसकी है? आपको बताना है कि ये एक परिभाषा दी हुई है और ये बताना है कि ये किसने कहा है या फिर ये परिभाषा किसकी है। के डेविस, मैकाइवर एम पेज, एच.एम. जॉनसन या विल्बर्ट ई. मोर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, के डेविस ने ये कहा है, यानी उनकी परिभाषा है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन या अर्थात समाज की संरचना के प्रकारों में परिवर्तन है। ये के डेविस ने कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक क्षति से अभिप्राय में क्या शामिल है? ऑप्शन है किसी भी प्रकार की पीड़ा, किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा, ऐसा कार्य जो महिला के जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, ऐसा कोई व्यवहार जो महिला स्वास्थ्य या विकास को रोकता है। ये सभी तो आपको बताना है कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन आता है। इस चारों ऑप्शन में से ये 3 ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा राइट होगा, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। ये सभी जो हैं आपकी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अंतरपीढ़ी संघर्ष से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है 2 पीढ़ियों के मध्य शारीरिक परिवर्तन, 2 पीढ़ियों के मध्य भाषा में परिवर्तन, 2 पीढ़ियों के मध्य वैचारिक मूल्यों में असमानता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंतरपीढ़ी संघर्ष से अभिप्राय जो है वो आपका है 2 पीढ़ियों के मध्य जो है वो वैचारिक मूल्यों में जो है वो असमानता देखी जाती है, यही उसका संघर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 9 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो जारी करता है वो है आपका नीति आयोग, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया था? आपको बताना है किसने प्रयोग किया था। एन ओकले, मरिया मीस, मेग स्टेसी या फिर करुणा चानना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी करुणा चानना ने जेंडर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है? ऑप्शन है परिवार, पड़ोस, स्कूल या फिर नातेदारी। तो सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण जो होता है वो होता है फैमिली, यानी परिवार। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किशोरावस्था से संबंधित कौन से मानसिक परिवर्तन महिलाओं से संबंधित हैं? ऑप्शन है आक्रामकता में वृद्धि, आक्रामकता में कमी या फिर उत्तेजकता में वृद्धि या मासिक धर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा भोजन लगभग 4 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज लवण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15 है,
आयोडीन नमक के सेवन से निम्न में से किस रोग की संभावना कम हो जाती है? यानी आयोडीन युक्त नमक जो का सेवन करने से कौन सा रोग जो है उसकी संभावना कम होती है? रक्त अल्पता, घेंघा, रतौंधी या फिर स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी घेंघा, ग्वाइटर जो है वो आपका इसकी संभावना कम हो जाती है। रतौंधी जो है वो आपका विटामिन ए, स्कर्वी जो है विटामिन सी, और ये आपका विटामिन B12 ये सभी जो है इससे संभावना कम होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आईसीडीएस कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय या फिर आपका गृह मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आईसीडीएस कार्यक्रम जो है वो आपका सामाजिक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है सामाजिक समूह आवश्यक तत्व है। आपको बताना है कि जो सामाजिक समूह होता है वो किसका आवश्यक तत्व है? सामाजिक अंतःक्रिया का, सामाजिक संबंध का, धन व संपत्ति का या फिर कानून का। तो सामाजिक समूह जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया का आवश्यक तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका निम्नलिखित में से कौन एक समिति नहीं है? ऑप्शन है उद्यान में टहलते वृद्धजन, बोट क्लब, मजदूर संघ या फिर टेनिस क्लब। तो समिति जो नहीं है वो है आपका उद्यान में टहलते वृद्धजन जो हैं इसके अंतर्गत नहीं आते। बाकी ये सभी जो है आपका एक समिति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अशुद्ध पानी के प्रयोग से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस, पीलिया या फिर ये सभी जो है होते हैं। तो अशुद्ध पानी के प्रयोग से ये सभी बीमारियां होती हैं यानी रोग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पानी के शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन है उबालना, छानना, जीवाणु विहीन करना या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उबालना जो है वो शुद्धिकरण की विधि है जो प्रयोग में लाई जाती है आमतौर पर। इस प्रकार आज का रहा हमारा 20 क्वेश्चन। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी यानी आपकी क्लास आज की अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।